ये क्वेश्चन नंबर 11 है +2 का। इसमें देखो, ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर इज टू हाफ सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी अक्रॉस द अपोजिट फेसेस। ठीक है, द रेजिस्टेंस विल बी, ये देखो मैक्सिमम 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 ये सेम। तो इसमें से जो आंसर आएगा आपका वो तो ए है। ठीक है, अब ये कैसे है देखो, मान लेते हैं हम, ठीक है, ये मैं ये डस्टर है, ठीक है, ये ले लिया मैंने 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ है ना, ये 10 सेंटीमीटर, और ये ले ली, जैसे ये है 1 सेंटीमीटर, ये आधा सेंटीमीटर। अब क्या कहा है आपको कि अपोजिट फेस, या तो यहां से बैटरी जोड़ी है, यानी कि कनेक्शन यहां से दिया है, या फिर यहां से दिया है। ठीक है, तो आपके पास क्या, या फिर यहां से दिया है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। ये कौन सा बना, ये बना 10:1, तो 10:1 से दें, या फिर 10:½ से दें, ऐसे दें। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ये देखना है आपने। तो आप देखो, आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या पूरा फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ मैक्सिमम 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 कहा है, तो सेम तो रहेगा नहीं, है ना। मैक्सिमम कब होगा, जब लेंथ ज्यादा होगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें से कि सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका है, सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होना चाहिए, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम। ठीक है, इसी का ये 1:½ आएगा, ये 1 है ×½ इसका एरिया क्या आएगा, ये 1:½ करेंगे आप तो ½ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ इससे या ऐसे जोड़े तो एरिया क्या आएगा इसका, इसका आएगा 10×½ यहां से जोड़ेंगे तो 10×1। तो सबसे ज्यादा देखो, अगर मैं ऐसे जोड़ता हूं तो करंट कैरियर कैसे दौड़ेंगे, करंट कैरियर यहां से इधर को दौड़ेंगे। ठीक है, यहां से। अगर मैं ऐसे जोड़ता हूं तो ऐसे दौड़ेंगे यहां से इधर को। तो आप दोनों सिचुएशनों में देखो कि यहां पे लेंथ कम हो रही है, ठीक है, और एरिया जो है वो ये बड़ा है, तो ये भी काफी है। और अगर यहां से जोड़ेंगे तो एरिया और ज्यादा काम है, और ज्यादा, सॉरी ज्यादा है और लेंथ कम। तो यहां से आप देखें लेंथ ज्यादा है, यहां लेंथ सबसे कम है। अगर मिनिमम, अगर यहाँ पे मिनिमम दिया होता तो सबसे, अगर आपसे पूछा होता ये तो ठीक है, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि इस केस में एरिया सबसे कम है और लेंथ कितनी बन रही है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ बन रही है और यह सबसे कम आ रहा है, तो यहां से जोड़ेंगे। अपोजिट फेसेस कहा है, सेम फेसेस कहा है कि फेसेस तो बहुत है, यहां से भी जोड़ सकते थे ना आप, ऐसा नहीं कहा है अपोजिट, या तो यहां से जोड़ेंगे। तो यहां पे आप देखो एरिया ये बढ़ा रहा है, एरिया काफी ज्यादा है इसका, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर यहां से जोड़ेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कम है और लेंथ ज्यादा है। लेंथ ज्यादा हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो, तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर उल्टा पूछा होता कि मिनिमम भी दिया होता है यहाँ, तो हमें ये भी सोचना पड़ना था कि सबसे कम कहाँ है। तो यहाँ पे आप मिनिमम सबसे मिनिमम कब होगा, जब लेंथ सबसे कम होगी। तो लेंथ कहाँ सबसे कम होगी, आप देखेंगे अगर लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ ½ सेंटीमीटर सबसे कम होगी, ½ सेंटीमीटर। जैसे यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे तो हमारे पास एरिया क्या आएगा, 10:1। ठीक है, तो एरिया भी ज्यादा आया और लेंथ कम। तो उस सिचुएशन में एरिया सबसे ज्यादा आए और लेंथ सबसे कम आए, तो यहाँ लिखा होना था मिनिमम। तो मिनिमम इस केस में होगा, क्योंकि ठीक है एरिया सबसे ज्यादा आया और लेंथ कितनी आई, 1/2। यहाँ मिनिमम लिखा होता तो ये भी सही होना था। तो पकड़ ली होगी आपने ये बात। ठीक है, किस तरह से हम कौन सी फेसेस से जोड़ रहे हैं और क्या लिखा है। अगर यहाँ पे मिनिमम लिखा होता तो ये आंसर भी सही होना था, है ना। तो मल्टीपल भी आंसर सेम कैसे रहेगा, देखो ना यहाँ पे ये सारे के सारे जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सारा इन्वॉल्व हो रहा है, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे लेंथ ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अब डिफरेंट आया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है तो ये डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो सेम नहीं रहेगा, है ना। तो ये तो हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस। और अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट दिस, बेस्ट वे तब होता है जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो। तो मिनिमम के लिए तो हम कहेंगे कि इसके अक्रॉस जोड़ना चाहिए ताकि रेजिस्टेंस मिनिमम हो। पर उन्होंने क्वेश्चन जैसे पूछा उसके मुताबिक ही आंसर हो। हम क्या चाहते हैं कि किसी सर्किट में मिनिमम रेजिस्टेंस हो। आपसे ऐसे पूछा ये कैसे जोड़ना चाहिए ताकि मिनिमम रेजिस्टेंस हो, तो उस सिचुएशन में क्या आना था, 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की फेस से जोड़ो ताकि लेंथ कितनी बन जाएगी, हाफ। लेंथ कम होगी, एरिया बढ़ गया, तो यहां जोड़ना चाहिए था। तो मेन जो हमारा आंसर है वो तो ए हो चुका है।
तो इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है कि आपको क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन्स द करंट ऑफ द कंडक्टर। तो इसका आंसर भी ए होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन। ठीक है, तो थर्मल वेलोसिटी अलोन इस पे तो डिपेंड नहीं करता है, बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, नाइदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉर थर्मल वेलोसिटी। तो इसका ए आंसर होना है। आप अगर इसके बेसिक्स पे जाना चाहें कि ऐसा क्यों होगा, जो 12th है, 12th का आंसर भी क्या होगा, ये जो 12th है इसका आंसर ए होगा। ऐसे लिखने थे आपने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन, ऐसे लिख दिया हो गया। देखो इसका क्या, वैसे अगर आप देखें तो ये कंडक्टर होता था हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कंसेप्ट लें तो इसमें आपको पता है अगर बैटरी के साथ नहीं जुड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है लैटिस आयन यहाँ बहुत से पड़े हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टेम्परेचर की वजह से 0 केल्विन पे जो कंडक्टर होते हैं उसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और साथ में लैटिस आयन भी बोलते हैं या कर्नल्स भी बोलते हैं, लैटिस आयन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के बाद जो पॉजिटिव चार्ज हिस्सा बच गया उसको लैटिस आयन, तो वो काफी बड़े होते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर की वजह से, आपको पता है टेम्परेचर की वजह से औसत काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। 0 केल्विन को छोड़ के जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रूम टेम्परेचर पे आते आते जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो औसत काइनेटिक एनर्जी होती है वो ऐसे दी जाएगी 3/2 kT। तो टेम्परेचर केल्विन स्केल में भरें तो ये काफी आ जाती है, मतलब ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 लाख मीटर पर सेकेंड के आसपास आती है इसकी वेलोसिटी रूम थर्मल टेम्परेचर की वजह से। तो ये तो हो गया। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इलेक्ट्रॉन इधर को दौड़ेगा, ऐसे नहीं, इसकी कोलिजन भी होगा, ऐसे नहीं फ्री है। तो ऐसे अगर मैं बनाऊं कि ये इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर की वजह से गया, यहाँ लैटिस आयन था, इसके साथ टकराया, टकराने के बाद इसने ये रास्ता फॉलो कर लिया, फिर ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है ऐसे, और यहाँ पहुंच गया, मान लो कुछ एक कोलिजन की है इसने टेम्परेचर की वजह से, थर्मल स्पीड की वजह से। अब दूसरा केस देख लेते हैं कि अब आपने क्या किया, यहां प्लेट रख दी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन कहीं को भी एक्सेलरेट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये पॉजिटिव प्लेट ले ली हमने, बैटरी ऐसे जोड़ी ना, पॉजिटिव तब होगी जब ऐसे जोड़ दिया जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव प्लेट से ऐसे जोड़ दिया, तो ये मेटल का पीस ऐसे बन गया, मेटल ही मैंने बनाया ऐसे। तो इसमें देखो क्या होगा, ये जो पाथ है ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, थर्मल। अब क्या होगा, जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया आपने, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यह फोर्स किधर को लगी, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इधर को एक्सलेट, ऐसा मानते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है यह फोर्स किधर को लगेगी, फोर्स तो ऑब्वियस है इसको इधर को लगेगी, ये अलग बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी, और फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है -E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी फोर्स, फोर्स इधर को लगी, इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये थोड़ा सा ये डॉट डॉट से ऐसे आ जाएगा यहाँ, फिर इससे टकराएगा, फिर ऐसे यहां से टकराएगा, फिर ऐसे ऐसे। ये जब हमने क्या किया ऐसे, तो इतनी सी लेंथ उसने कवर की, है ना। अगर वो यहां था तो यहां जैसे हो जाएगा, मान लो पहले यहां था तो ये थोड़ा सा मूव किया, मतलब इतनी सी मूवमेंट की, उसकी लेंथ चेंज यहां हुई, अब वो यहां नहीं होगा। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगी वो इलेक्ट्रॉन, जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन था वो यहां नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां आएगा। तो आप देखो ये इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड की वजह से यहां होता तो भी उसने उतना सा ही मूव करना था, तो इसका थर्मल स्पीड से लेना देना कोई नहीं होता। ठीक है, ये लेंथ आई हमारे पास, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, अगर मैं इसका जो यहां तक जो टाइम लगा L/T ले लिया, चलो अब आप देखो ये लेंथ बहुत थोड़ी है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी मिलीमीटर की ऑर्डर की होगी। ठीक है, मिलीमीटर पर सेकेंड ऐसे, मतलब 10⁻⁴ लिख सकते हैं आप। ठीक है,
तो इस तरह से ये स्पीड बहुत कम होती है। अब टेम्परेचर बढ़ा भी दो आप, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा भी देंगे तो थर्मल स्पीड को थोड़ा फर्क पड़ेगा जरूर, परंतु जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये फिर क्या होगा यहाँ, ठीक है। तो थर्मल स्पीड का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर का जरूर होता है, तो हम ये कह देते हैं कि इसका थर्मल वेलोसिटी से थर्मल जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है उससे कोई लेना देना नहीं होता। और वैसे भी आप सीधा जानते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो काफी डिटेल में हमने बात कर ली है इसमें। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, आसान जैसा क्वेश्चन था, इसको भी हमने काफी समय लगा दिया, तो आंसर तो आपको बता ही दिया। उसके बाद है ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड हैज इंक्रीज इट्स वेलोसिटी देन इट्स रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये चार्ज पार्टिकल जो होता है, चार्ज पार्टिकल, ये है ना 13वां क्वेश्चन, ये चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड हैज इंक्रीज्ड इट्स वेलोसिटी देन इट्स रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी। जब चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करे ऐसे, चलो ये इस सर्कल में मूव करेगा चार्ज पार्टिकल, तो आपको पता है ये जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, यानी कि mv²r कौन प्रोवाइड करेगी, जो मैग्नेटिक फोर्स होगी कौन सी, वो होती है QBB, मैग्नेटिक फील्ड की वजह। तो एक वेलोसिटी कट गई, यहां से r क्या आ गया mv/qb। आपको कहा वेलोसिटी बढ़ गई तो रेडियस भी क्या हो, इंक्रीज, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो इसका सीधा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी, 13वें का आंसर आएगा बी। और कैसे लिखना था, इंक्रीजेस। अगर रेडियस वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो रेडियस भी इंक्रीज होगा, या आप थोड़ा सा और भी अरेंज कर सकते हैं, r/b कांस्टेंट ही रहता है। तो ये हो गया 13th। उसके बाद है इसी से लेना देते देते मिलता जुलता ही क्वेश्चन है 14th। The ratio of the time period of alpha particle to that of proton circulating with same speed in the uniform magnetic field is ratio of the time period of alpha particle, ठीक है, to that of proton circulating with same speed, speed same। अब स्पीड सेम होगी तो रेडियस भी सेम ही होगा। चलो इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। देखो पहले टाइम पीरियड क्या होता है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है फटाफट तो ये लिख लो कि टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने के लिए जो लगाया होता है, बट अभी आपको मैंने आर बताया भी है तो आप आर यहाँ से भर भी सकते हैं। ये आ गया, आर की जगह क्या लिखा था अभी हमने, mv/qb। ये करने की जरूरत नहीं है, पर कई बार फार्मूला याद नहीं होता, तो अगर बेटर है तो टाइम पीरियड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो होता है 2π/qb, सॉरी mb है ऊपर। अब आपको अल्फा पार्टिकल के लिए चाहिए तो इसको कर दिया मैंने अल्फा। अल्फा पार्टिकल का मास अलग होता है और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोटॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन के लिए भी क्या आ जाएगा, 2π मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई q चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई b। तो आप देखें कि हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम थोड़ा सा इसको अरेंज करें तो ये 2π कट जाएगा b के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा m अल्फा। देखो बटे का बटा हो तो उल्टा हो जाता है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा m अल्फा बटे मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई q प्रोटॉन अपॉन q अल्फा। तो यहां से आ जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 टाइम्स दी मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, इनटू चार्ज ऑन द प्रोटॉन E होता है प्लस E, और चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल होता है 2e। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन कर गया, E के साथ E कट गया, तो ये क्या है 2/1। तो हमारी रेशियो क्या आएगी 2:1, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो उल्टा हो जाना था, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होगी ना, टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का उल्टा होगा, तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा QB/2πm। तो आप तब भी कर सकते थे, ऊपर से अगर अल्फा की बजाय प्रोटॉन इज टू अल्फा पार्टिकल पूछा होता तो 1:2 आंसर होता। तो इस तरह से आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, फिर इसका सही आंसर होगा कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 13 14 ये है 2:1, फर्स्ट ए ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है,
क्या दिया है आपको? ये दिया है, a long solenoid carrying a current produces a magnetic field along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter या per unit length is halved, then new value of magnetic field is क्या होगी? देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में तो सीधा फार्मूला है। सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होती है, ठीक है, वो आपको पता है म्यू नॉट एन आई होती है। व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज द करंट। अब आपको क्या कहा है कि ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो नई सिचुएशन में हाफ किया है और करंट डबल किया है। तो आप देखो 2 के साथ 2 कट जाएगा। इस पे ध्यान देना आपने। नंबर एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर सेंटीमीटर बोल दो चाहे। अगर एन जैसे पहले एन था ना, ये नई सिचुएशन में क्या लिख सकते, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डैश क्या हुआ नई सिचुएशन में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न अलग हो गई, करंट भी अलग हो गया। यहाँ क्या कहा है कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है वो हाफ हो जाती है, मतलब जो पहले थे उसका आधा, और करंट जो है जो पहले था उसका डबल हो जाता है। तो आई डैश 2i हो जाएगा। स्क्वायर तो है नहीं तो ये कट जाएगा। तो ये क्या रहा, जो पहले था वही आ गया। तो हम कहेंगे कि बी ही आंसर होगा इसमें। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी जिसमें आती है, तो ऑप्शन भी बी है, वी, और आपने लिखना था बी ऐसे। ठीक है, उससे जो अगला क्वेश्चन है, करंट इज फ्लोइंग इन 2 पैरेलल कंडक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसका तो सीधा ही है, बी ऑप्शन होगी, अट्रैक्ट ईच अदर। करंट इन द फॉलोइंग 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, द कंडक्टर्स विल रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, या बिकम इंक्लाइन टू ईच अदर, या नहीं। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसी के जैसा एक स्प्रिंग वाला केस भी काफी बार आता है। अगर ये पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो ये इसके ऊपर फोर्स इधर को लगेगी, ये अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, अगर अपोजिट होंगी ये ऐसी, ठीक है, तो ये रिपेल करेंगे। इसके ऊपर फोर्स इधर को लगेगी, इसके ऊपर इधर को। तो अपोजिट होते तो रिपेल करना था, सेम है इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सीधा ही क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन भी आता है। हाँ, इसी से लिंक आपको एक क्वेश्चन और बताया था मैंने, ये कि स्प्रिंग है, जैसे ये स्प्रिंग है, इसमें से एक करंट पास किया जाए तो इसको क्या होगा, ये सिकुड़ेगा, श्रिंक होगा, या एक्सपेंड होगा, या सेम रहेगा। तो जब आपको पता है करंट फ्लो होगा तो यहां से इस टर्न में करंट ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, यहां से आप देखेंगे यहाँ से, तो ये करंट और ये करंट आमने सामने जो होंगे, ये और ये सामने होगा, और ये तो सेम होगा। सेम होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। सेम ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, बड़ी टर्न बनाओ ऐसे, तो यहां से ऐसे करंट है। ठीक है, यहां से आपको पता है ये वायर है ना, यहां से ऐसे आएगा, यहां से ऐसे आएगा, ऐसे करंट जा रहा है, यहां से ऐसे आएगा, यहां से ऐसे। तो ये और ये आपस में ये होगा साथ साथ, तो ये पैरेलल है, आमने सामने ना, ये और ये भी पैरेलल, तो सेम डायरेक्शन में होगी, तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे तो ये सिकुड़ेंगे। अट्रैक्ट करने मतलब खींचेंगे। तो सोलेनॉइड जो है, अगर उसमें से या स्प्रिंग जो है उसमें से करंट पास हो तो वो भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो करता है, वो सिकुड़ता है। तो ये भी इसी से लिंक्ड क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन है। आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो रेलिवेंट, इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है, नहीं तो आंसर तो आपको नेट पे ही मिल जाने थे। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये सबसे टफ क्वेश्चन था आपके हिसाब से। ठीक है, या हम भी अगर कहें, ये सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, एक सर्कुलर लूप है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, is in an arbitrary orientation in an external magnetic field B. The work done to rotate the loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane. अब 30 डिग्री रोटेट करना है, और वो भी कहाँ, अबाउट इट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो पहली बात तो इसका आंसर बी आएगा, 0। देखो कैसे आएगा। ठीक है, इसमें आपको कहा क्या है, देखो पहली बात तो ये कि वर्क डन जो होता है, अगर आप देखें तो वो माइनस एम डॉट बी होता था, पर वो एंगल होना चाहिए एम और बी के बीच। ठीक है, एम और बी के बीच। हम जब रोटेट कर रहे हैं, हमें कहा है कि ये कोई कॉइल है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कोई रैंडम, हमें नहीं पता किस ओरिएंटेशन में है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैग्नेटिक मोमेंट तो आपको पता है, मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ को होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम हमेशा जानते हैं इधर कोई होता है जिधर कोई एरिया होता है।
तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इनके बीच जो एंगल है थीटा उसको नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हम ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर इसी के राउंड अबाउट, पहले ऐसे था ना, यहां था, अब पहले यहां था सपोज ये पॉइंट, अब मैंने घुमा के इसको यहां पहुंचा दिया, 30 डिग्री मूव कर दिया, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको ये जो है इसको ऐसे रोटेट करते हैं, मतलब एम और वी के बीच एंगल चेंज करते तो होना था, हम चेंज क्या कर, हम यहां से घुमा रहे हैं अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये तो आपको पता होगा, ये जो होता है अगर ये डिपेंड करता है या तो ऊपर की तरफ होगा मैग्नेटिक डोर या नीचे की तरफ होगा, है ना। ये तो आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल, ये डिपेंड करता है करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। चलो हमने इससे कुछ नहीं लेना अभी, तो फिलहाल ये बताया आपको क्यों होता है कैसे होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउंग ही बना, अब ये डिपेंड भी करता है हालांकि, तो घूमेगा, तो अब हमने घुमाया इसको यहां से इसको ऐसे घुमाया है, ठीक है। अगर हम क्या करते, ये जो बी है इसके इसको ये अगर ऐसे पड़ा होता ना, इसको ऐसे घुमाते तो ठीक था, हमने ऐसे नहीं घुमाया इसको, ठीक है। हमने क्या किया, हम इसको ऐसे ही घुमा रहे हैं, तो ऐसे घुमाने से इनके और इनके बीच एंगल तो चेंज हो गए, तो इसलिए कोई वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन तभी होगा जब एम और बी के बीच जो एंगल है वो चेंज होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, 0। तो इसके बाद है हमारे पास एट ए सर्टन प्लेस, at a certain place the horizontal component of magnetic field is 1 upon under root 3 times the vertical component, the angle of dip at this place is। तो horizontal component और इसके बीच आपको पता है, आपको क्या कहा है, horizontal component जो है वो 1 upon under root 3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट का। अब horizontal component क्या होता है, डिप के साथ, वो होता है कॉस के साथ, कॉस डिप, डिप को डेल्टा लिख देते हैं ज्यादातर, और यहाँ क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 3 बी साइन डेट, तो बी के साथ बी कट गया। आपको टेंजेंट चाहिए तो इसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ आप देखेंगे कि टेंजेंट ये इधर को बनेगा ना, और ये अंडर रूट टेंजेंट डेल्टा जो है वो अंडर रूट 3 बन जाए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट डेल्टा को, ये 60 होता है, अंडर रूट 3 की वैल्यू टेंजेंट पे आपको पता है 60 पे होती है, तो डेल्टा कितना आ गया 60, और 60 क्या होता है पाई बाई 3, पाई 180 होता है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा बी, इसका आंसर क्या आएगा बी पाई बाई 3, ठीक है। अगर इक्वल कहा होता, कई बार इक्वल पूछा होता है तो 45 आना था, अगर इक्वल कहा होता तो यहाँ 1 होना था, यहाँ भी 1 होना था, तो टेंजेंट क्या हो जाना था 1, और इसकी वैल्यू क्या होनी थी, डेल्टा की वैल्यू 1 होनी, 45 होनी थी। अगर यहाँ अंडर रूट 3 होता तो 30 आ जाना था। तो ये क्वेश्चन तरह तरह के, एक के साथ 3 क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए, है ना। तो इसलिए ताकि इस तरह के क्वेश्चन कभी अब आए तो आपको आ जाए। उसके बाद के जो क्वेश्चन थे वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। इसकी तो वैल्यू पता करनी थी। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो 90 डिग्री, क्योंकि पोल पे अगर ये कंपास है, इक्वेटर पे ऐसे रहती है पैरेलल, लेकिन पोल पे अगर पोल पे पहुंचेगी तो ये मैग्नेटिक कंपास ऐसे नॉर्थ, अगर ये साउथ पोल है तो साउथ पे नॉर्थ ऐसे होगा, अगर नॉर्थ पोल पे बिल्कुल झुक जाएगी। ऐसे करते हैं हम ऐसे कंपास को, तो अगर कंपास ऐसे रहेगी पैरेलल इक्वेटर पे, लेकिन क्या होगा जब हम उसको इक्वेटर पे सॉरी पोल पे ले जाएंगे तो वो ऐसे झुक जाएगी, मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो है उसके साथ 90 बनाएगी। तो ये थे हमारे जो मल्टीपल चॉइस है। उसके बाद है हमारे पास ये भी सीधा है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस इज, ये तो 11.3 डिग्री होता है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारे पास आज जो 20 क्वेश्चन होंगे, इतना ही है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे जा रहे हैं और को हम ज़्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यही क्लोज करते हैं।